हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रॉस स्टडी सर्कल। आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक है, आज हम लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि हमारे देश में, हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और इसके एकाधिकार कैसे यहाँ पर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि आंग्ल फ्रांसी के बारे में, मराठा के बारे में और मैसूर युद्ध के बारे में। इन तीनों युद्धों के बारे में पढ़ेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी के साथ युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों युद्धों के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और रिवीजन आप लोग आशा है कि लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम फिक्स्ड हो गया है इस 17 नवंबर को। इसी के साथ आप लोग लगे रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बारे में। चलिए समझते हैं कि अध्यापित स्थापित करने हेतु आंग्ल फ्रांसी के संघर्ष क्या क्या रहे हैं। आज समझते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता के क्या क्या कारण रहे थे, क्या क्या कारण के कारण ये प्रतिद्वंदी एक दूसरे के हुए। पहला कारण देखा जाए तो, चलिए स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैं आप लोग के लिए, ये मैं पहले से ये आप लोग को ये नोट्स रेडी करके लाया हूँ आप लोग के लिए, कि ताकि आप लोग ये समझ सके अच्छी तरह से, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो इस लेक्चर में, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है। इसलिए इसमें देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता के कारण देखा जाए तो, ये पहला बात की जाए तो, एक सेकेंड मैं इसे मार्क करते हुए आप लोग को दिखाते हुए चलूंगा कि क्या क्या कारण थे। कलर मैं चूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर विजिबल हो, इसकी वजह से। चलिए देखिए, पहला कारण ये मुगल साम्राज्य का पतन था। मुगल साम्राज्य के ये पतन के कारण, और दूसरा देखा जाए तो मराठों से जो अपने व्यापारिक थे, वो व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु ये प्रयास कर रहे थे, इसके कारण ये प्रतिद्वंदता बढ़ी एक दूसरे में। तीसरा था प्रतिस्पर्धा को कम करने और एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे थे। अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की नीति को अपनाया जा रहा था। ये चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता के कारण बने थे। चलिए दूसरे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक का युद्ध किनके कब हुआ था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध है जो कि 1740 ईस्वी से 1748 तक लड़ा गया था। ये 1740 में ये प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक युद्ध। द्वितीय युद्ध 1749 से, ये देखिए 1749 से 1754 में लड़ा गया। तृतीय युद्ध देखा जाए तो, तृतीय ये कर्नाटक युद्ध, ये 1758 से 1753 के बीच लड़ा गया था। चलिए एक एक कर समझते हैं कि ये प्रथम युद्ध में क्या क्या हुआ था। ये देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जैसा कि आपने सुना कि 1740 से 1748 के बीच ये हुआ था। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये यूरोपों में अंग्रेज और फ्रांसीसियों में जो शत्रुता के कारण ये हुआ था, इनके शत्रुता के कारण ये युद्ध को स्टार्ट हुआ था। किसके किसके बीच में? यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। समझ गए दोस्तों? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध का कारण ये था कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास में स्थित जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है और जो आसपास के अन्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। ये कारण से ये युद्ध लड़ा गया था, संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1748 में एक्स लॉ शापेन की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त किया गया। किसके संधि के बाद? एक्स लॉ शापेन की संधि के बाद यह युद्ध को समाप्त किया गया। समझ गए दोस्तों? अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस प्राप्त हो गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया। इसी के साथ ये कर्नाटक प्रथम युद्ध खत्म हुआ। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है, ये 1749 से 54 के बीच। इसकी बात की जाए तो ये देखिए, वर्ष 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु के बाद ये हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध स्टार्ट होने का कारण, ये
संघर्ष स्टार्ट हुआ था। निजाम के निजाम के जो दामाद थे, वो दामाद को फ्रांसीसी के जो डुप्ले थे तथा पुत्र को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव के आगमन के बाद अंग्रेजों ने आरकोट पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा संपूर्ण कर्नाटक पर अधिकार कर लिया था। समझ गए दोस्तों? और परिणाम यह हुआ कि ये डुप्ले डुप्ले को वर्ष 54 में वापस बुलाया गया। कितना? वर्ष 1754 में डुप्ले को फिर से वापस बुलाया गया और उसके उत्तराधिकारी गोडेहू, जो गोडेहू नाम के थे, गोडेहू ने अंग्रेजों से संधि करके डुप्ले के सभी सफलताओं पर विराम लगा दिया। मतलब डुप्ले जो भी किए थे वो उनका विफल हो गया। इसके बाद स्टार्ट होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो ये 1758 से 1763 के बीच में स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में वर्ष 1756 में सप्तवर्षीय ये युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारत में दोनों पक्षों के बीच यह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। समझिए दोस्तों, ये दोनों पक्षों के बीच शुरुआत हुई थी, युद्ध शुरुआत हो गई। और भारत में फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ, ये जो फ्रांसीसी कमांडर थे भारत में, वो काउंट डी लेली, वो जिनका नाम काउंट डी लेली था, और वो फोर्ट सेंट डेविड को अपना नियंत्रण में कर लिया था। और लेली ने फ्रांसीसी जनरल बुसी को भी हैदराबाद से वापस बुला लिया। वो बुसी जो थे वो हैदराबाद में थे, उनको वापस बुला लिया। और ब्रिटिश जनरल आयरकुट ने काउंट लेली को पराजित करके खोई हुई जो ब्रिटिश संपत्ति थी, उस ब्रिटिश संपत्ति और जो क्षेत्र उनके अंतर्गत थे, उन क्षेत्रों को फिर से अपने अधीन कर लिया। समझ गए दोस्तों? वो अपनी संपत्ति को फिर से अपने अधीन कर लिया। और फिर 1763 में, ये लिख लीजिएगा, ये 1763 है, यहाँ पे 1863 नहीं होगा, ये दोस्तों 1763 होगा। कितना? 1763। ये था 1763 में। फिर ये पेरिस शांति संधि के साथ यह युद्ध को, तृतीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया। और इस संधि पर एक ओर से ब्रिटेन और दूसरी ओर से इस संधि में कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस थे और स्पेन थे। ये तीनों ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। चलिए समझते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के क्या क्या कारण रहे थे उस समय। उन पराजय के कारण को समझते हैं कि फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्यों हार रहे थे। पराजय के कारण देखा जाए तो पहला कारण ये देखिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी राज के द्वारा संचालित एक विभाग था। समझ गए? एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा था। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पेशेवर के रूप में संचालित नहीं किया जा रहा था। ये पहला कारण था इनके पराजय का। दूसरा कारण देखा जाए तो ये फ्रांसीसी सरकार अपनी स्वेच्छाचारी नीति से चल रही थी, जो कि सम्राट पर निर्भर रहता था। यह सरकार की ब्रिटिश शासन प्रणाली को तुलना में बहुत ही हीन थी। इनके शासन को ये बहुत हीन माना जा रहा था। दूसरी ये पराजय का कारण था। तीसरी बात किया जाए तो यह इस अवधि के दौरान यह फ्रांसीसियों का समग्र जो ध्यान था, उस ध्यान को यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार पर लगा रहे थे। इसने उनके संसाधनों को विभाजित कर दिया था। समझ गए? ये सब मेन कारण थे। और कारण देखा जाए तो काउंट डी लेली, जिसे संकट के समय भेजा गया था, वो अति उग्र थे और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे। समझ गए दोस्तों? कैसे थे काउंट ली लेली? ये उग्र और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके कारण से भी उनके संसाधनों, इस कारण से क्या हुए, वो अपने साथियों के मध्य वो अपने जो अपनापन होता है वो प्रियता नहीं अपना पाए और उनके मध्य प्रिय नहीं रहे थे। ये सब कारण थे। फिर देखा जाए तो ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ उनकी सेना थी। किसकी? ब्रिटिश की। इसी कारण से और अंग्रेजों ने बंगाल को अत्यधिक महत्व दिया था। इसके कारण तीसरे जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, उस कर्नाटक युद्ध में संसाधनों का उपयोग कर पाना बहुत आसान हो गया था अंग्रेजों के लिए। ये सब जो मेन कारण थे, यही थे इनकी पराजय का कारण। किनके? फ्रांसीसियों के पराजय का कारण। ये किनसे हारे थे? अंग्रेजों से। चलिए अब समझते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आंग्ल मराठा युद्ध का बात किया जाए तो ये तीन निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसके बीच? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए, ये आंग्ल मराठा युद्ध ये पहला कब हुआ था? ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। और ये
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। चलिए एक एक कर समझते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो जैसा कि आपने देखा कि ये 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण था माधवराव नारायण और रघुनाथ राव के जो बीच जो सत्ता के लिए जो संघर्ष था, ये बहुत मेन कारण था। और नाना फडणवीस के द्वारा माधवराव को आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई थी। इसके परिणाम के स्वरूप रघुनाथ राव सहायता के लिए अंग्रेजों के पास चले गए थे। समझ गए दोस्तों, किसके पास चले गए थे? अंग्रेजों के पास चले गए थे। अंग्रेजों ने इस संघर्ष का लाभ उठाया और उठाना चाहते थे। और वर्ष 1775 में, कब? ये देखिए 1775 में सूरत में रघुनाथ राव के साथ एक समझौता कर लिए। समझ गए? फिर नाना फडणवीस ने, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखिए, फिर नाना फडणवीस ने 1776 में अंग्रेजों के साथ पुरंदर का संधि कर लिया और इस संधि के तहत सालसेट और वासिन अंग्रेजों को दे दिया गया। समझ गए दोस्तों, कौन से क्षेत्र दे दिए गए? सालसेट और वासिन अंग्रेज को दे दिए गए। लेकिन रघुनाथ राव को बंबई सरकार के द्वारा दिए गए आश्रय के कारण यह संधि क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया, मतलब खत्म कर दिया गया। समझ गए? फिर ब्रिटिश सैनिकों ने फिर पूना की ओर चल दिए, और लेकिन वे तालेगांव में वो हार गए और जनवरी 1789 में बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गए। कौन? ब्रिटिश। कब मजबूर हो गए? बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ये मजबूर हो गए। और वैरेन हास्टिंग ने इस संधि को फिर से खारिज कर दिया और एक फिर से नई सेना को भेज दी। और फिर मराठा के प्रमुखों ने अब अंग्रेजों के साथ एक संधि करने की फिर से इच्छा जताई और महादजी संधिया ने बातचीत शुरू की। और 17 मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच शालवाई का संधि करवाया। कौन सा संधि कराया? ये देखिए शालवाई संधि। किनके किनके बीच? अंग्रेजों एवं मराठों के बीच शालवाई की संधि को संपन्न किया गया। सालवाई की संधि की बात की जाए तो इसकी महत्व की, सालवाई की जो संधि थी उसके तहत यथास्थिति को बनाए रखने पर बल दिया गया था। संधि के अंग्रेजों को मराठों के साथ 20 वर्ष तक संघर्षों से मुक्त कर दिया गया। इस संधि ने अंग्रेजों को मैसूर पर अतिरिक्त दबाव बनाने में मदद की और हैदर अली से भी अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए मराठों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। ये सालवाई की संधि का महत्व था। और इसी के साथ ये आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ समाप्त हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और फिर स्टार्ट होता है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब से? ये 1803 से। चलिए अब द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। 1803 से 1805 के बीच ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो इसके मुख्य कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण की बात की जाए तो ये वेलाजली की मराठों पर सहायक संधि लागू करने की इच्छा और मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की उसकी आक्रामक नीति और इस युद्ध हेतु उत्तरदायी ही प्रमुख कारण रहे थे। 1803 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। कब? 1803 में ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की सेनाओं को भी पराजित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए युद्ध के मध्यम से विस्तार की नीति को अधिक महंगी सिद्ध हुई और इससे उनकी मुनाफे में भी कमी देखी गई। कंपनियों का विकर्ज बढ़ गया था और इसलिए वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया, क्योंकि ये अंग्रेजों को घाटा का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वेलेजली को वापस बुला लिया। फिर कंपनी ने दिसंबर 24, 1805 को होलकर के साथ एक शांति का संधि कर दिया और इस संधि को राजपुर घाट की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया इस संधि के द्वारा। फिर स्टार्ट होता है, चलिए आप समझते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जो स्टार्ट होता है 1817 से 1818 के मध्य। इसकी बात की जाए तो इसका मुख्य कारण यह था कि यह युद्ध ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारी डकैतों के खिलाफ संचालित अभियान और मराठा क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के प्रयासों के कारण हुआ था। समझ गए? ये किस लिए युद्ध किया हुआ था? तृतीय युद्ध। ये तृतीय युद्ध के बाद ये तृतीय युद्ध में पेशवा की सेना, किसकी सेना? पेशवा की सेना, फिर भोसले और होलकर की सेना अंग्रेजों के
विरुद्ध हो गई थी, लेकिन सिंधिया उसके साथ ही रहे थे। फिर पेशवा ने वर्ष 1817 में, कब 1817 में, पुणे में ब्रिटिश रेसिडेंसी पर हमला कर दिया था, लेकिन मराठा प्रमुख को पराजित होना पड़ा। समझिए दोस्तों, किसे पराजित होना पड़ा? मराठा को। फिर मल्हार राव होलकर ने 6 जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि फिर कर लिया और पेशवा को पद से हटा दिया गया। इस युद्ध के बाद मराठा सरदार अंग्रेजों को हत्या कर अंग्रेजों को दिया दया पर आश्रित हो गए। कौन? मराठा सरदार। मतलब ये उनके कहने का मतलब उनके अंडर काम करने लगे मराठा सरदार। यही थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसके बाद समझते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये तीन ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये तीनों तीनों दशकों में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में जो लड़ा गया था युद्ध, उन युद्धों का एक श्रृंखला को रेखांकित करता है। चलिए इनके बारे में, इनके आंग्ल मैसूर युद्ध के उद्भव के कारण के बारे में समझते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध ये क्यों स्टार्ट हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये देखिए, पहला कारण था कि मैसूर की तीव्र क्षेत्रीय विस्तार, मतलब कि हैदर अली और बाद में जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान के अधीन, और फिर मैसूर की सीमा उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर पश्चिम में मालाबार तट तक फैल गई थी। इस तरह क्षेत्रीय विस्तार होने लगा था। फिर दूसरी बात की जाए तो मैसूर के मराठों, हैदराबाद और अंग्रेजों के साथ टकराव की स्थिति पैदा होने के कारण इनके बीच, इनके अलावा त्रावोन के उनके क्षेत्र विस्तार का भी विरोध किया गया था। फिर और कारण थे कि अंग्रेजों ने मैसूर की फ्रांस के साथ मित्रता की नीति का विरोध कर दिया था और ऐसा महसूस हुआ था कि फ्रांसीसी पेरिस की संधि का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वे हैदर अली की मंशा पर ही संदेह करने लगे थे। ये एक और ये कारण थे। फिर मालाबार पर मैसूर के नियंत्रण को काली मिर्च और इलायची के अंग्रेजों अंग्रेजी जो व्यापार थे वो अंग्रेजी व्यापार के समक्ष एक खतरे के रूप में देखा जा रहा था। फिर 1985 में टीपू सुल्तान ने काली मिर्च और इलायची को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी मेन आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण बने थे। 1888 में उसने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के साथ व्यापार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। टीपू सुल्तान और हैदर अली का उद्देश्य मराठा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जो जो पूरा दक्षिण भारत था, वो पूरे दक्षिण भारत को नियंत्रित करने का एक केंद्रीय सैन्य राज्य के रूप में स्थापित करना था। इस उद्देश्य को मराठों, निजाम और अंग्रेजों ने खतरे के रूप में माना था। ये सब कारण आंग्ल मैसूर युद्ध के रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं ये कितने बार हुए हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये 4 बार हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ये कब हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ है 1767 ईस्वी से 1769 तक। समझे दोस्तों? चलिए इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये मराठों के साथ क्षेत्रीय विवादों को लेकर और मतभेदों के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का शुरुआत हुआ था, ये कारण से। फिर हैदर अली और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हद तक सफल रहा था। कौन? हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ सफल रहे, लेकिन क्या हुआ, उसने अंत में मराठों के साथ पराजय का हार का सामना करना पड़ा उनको। फिर अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली द्वारा हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया गठजोड़ भी असफल हो गया और मैसूर साम्राज्य अपनी खोई हुई भूमि को फिर से वो प्राप्त कर लिए। समझ गए दोस्तों? ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए अब समझते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये कब हुआ था? ये 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। यह युद्ध एक रक्त रंजित संघर्ष इसको माना जाता है। इसको प्रत्यक्षदर्शी के रूप में भी देखा जाता है और शामिल शक्तियों को अत्यधिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध समझा जाए तो यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज कमांडर सर आयरकुट को पदोन्नति प्रदान की गई थी। उसने हैदर अली को लगातार पराजित किया था। समझ गए दोस्तों? किसे पराजित किया था? हैदर अली को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में। किंतु हैदर अली और उसका पुत्र टीपू इतने प्रबल थे कि अंग्रेजों को उसने समान स्तर पर संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर युद्ध वर्ष 1784 में मंगलोर की संधि के साथ ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया और इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे वो जीते हुए क्षेत्र को वो लौटा दिया।
चलिए अब समझते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये कब से कब हुआ था? ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1789 से 1792 के मध्य हुआ था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, उसके सहयोगी फ्रांस ने, मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान थे उनके सहयोगी कौन थे? फ्रांस थे। फ्रांस के जो राजा थे वो थे। और फ्रांस ने वर्ष 1889 में निकट के एक ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण कर दिया था। यह युद्ध 3 वर्ष तक जारी रहा था। कौन? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 वर्ष तक जारी रहा था और अंत में मैसूर राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध यह युद्ध जो था तृतीय आंग्ल युद्ध वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के बाद फिर समाप्त हुआ और इसके तहत ही टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। किसको? टीपू सुल्तान को यह देना पड़ा अपना राज्य, आधा राज्य। समझ गए दोस्तों? ये तृतीय आंग्ल युद्ध इसके साथ समाप्त होता है और फिर स्टार्ट होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब होता है? ये वर्ष 1799 में होता है। चलिए ये देखिए, 1799 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध को जो टीपू सुल्तान की पराजय हो गई थी इस युद्ध में और आगे मैसूर क्षेत्र को भी विभाजित कर दिया गया था। उस मैसूर क्षेत्र को बंटवारा कर दिया गया। फिर फ्रांस के साथ मैसूर के गठबंधन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा था। फिर मैसूर पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। समझे दोस्तों? फिर हैदराबाद के निजाम और मराठों ने उत्तर से आक्रमण किया और फिर अंग्रेजों ने वर्ष 1799 में श्रीरंगपट्टनम युद्ध में निर्णायक युद्ध हासिल कर लिया था। फिर इसके बाद इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। समझ गए दोस्तों? फिर मैसूर राज्य के बड़े भाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और निजाम और मराठों ने भी कब्जा कर लिया इनके क्षेत्र पर। समझ गए दोस्तों? फिर मैसूर क्षेत्र का जो शेष भाग जो बचा था, वाडियार राजवंश से संबंधित जो भारत के राजकुमार थे वो उनको दे दिया गया और आगे वाडियारों ने वर्ष 1947 तक मैसूर पर शासन किया। उनको फिर वाडियार के राजकुमार को फिर किसी ने नहीं हरा पाया, उनके क्षेत्र को नहीं ले पाया। समझ गए दोस्तों? फिर इसके साथ ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। आज हम लोगों ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार उदय हुआ ये हम लोगों ने पढ़ा और समझा इस रिवीजन क्लास में। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप लोग लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।